नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी छिंदवाड़ा में 6 मार्च को लेकर खेल चल रहा है जो उसको लेकर। जी हां, छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज यहाँ ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक कथित वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मर्यादा तोड़ रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए नए नए पैतरे दोनों दल आजमा रहे हैं और क्या दूसरे की छवि बिगाड़कर इस जंग को जीतने की कोशिश हो रही है। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा पर बीजेपी और कांग्रेस की नजर, आरोप प्रत्यारोपों का कितना पड़ेगा असर। साम दाम दंड भेद राजनीति की एक बड़ी पुरानी नीति है। राजनीतिक दल अक्सर जीत के लिए इस नीति को अपनाते हैं और कुछ ऐसा ही छिंदवाड़ा सीट पर भी दिख रहा है। अभी तक कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट को चुनावी मैनेजमेंट से जीतते आ रहे थे, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कांग्रेस इस सीट पर विजय हासिल करने के लिए कथित वीडियो का सहारा ले रही है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कमलनाथ के पीए आर.के. मिगलानी ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया है, जिससे उनकी चुनाव में छवि खराब हो सके। वहीं बंटी साहू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मर्यादा तोड़ रही है। आपका भी बेटा है, कोई कल को आपके बेटे के लिए भी कर सकता है। हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। आप कम से कम ऐसा ना करें। और मेरी विनती है, हम खुला चुनाव लड़ रहे हैं, आप आइए ना, अपनी विचारधारा को लेकर के आइए। आप छिंदवाड़े की जनता को नकली आंसू दिखा करके 45 वर्षों से आप नकली आंसू दिखा रहे हैं। अब इस कथित वीडियो पर सियासत भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, पहली बार कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची। इससे पहले पांडुरनाथ से कांग्रेस विधायक नीलेश उइके पर भी आबकारी और पुलिस प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की थी, जिस पर अब कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी पर पावर का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं पर इस तरह का अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। छापे मारे जा रहे हैं, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, व्यापार खत्म किए जा रहे हैं, चारित्रिक आक्षेप लगाए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि देखो, आपने भारतीय लोकतंत्र को बिल्कुल विद्रूप कर दिया है। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस फोकस किए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज यहां ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि कथित वीडियो के सामने आने के बाद अब ये समझा जा सकता है कि एक दूसरे की छवि पर अटैक की कोशिश तेज हो गई है। जाहिर है कि चुनाव में प्रत्याशियों की छवि का भी अहम रोल होता है। लिहाजा अब इस कथित वीडियो और उस पर हुई कार्रवाई का असर चुनाव में कितना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। और अब तक आपने लगातार लंबे समय से चुनाव देखे और ख़ासतौर से छिंदवाड़ा पर भी आपकी नज़र रही है, लेकिन जिस तरीके का हम चुनाव यहाँ होता देख रहे हैं वो क्या मैसेज दे रहा है, क्या उसमें संदेश छुपा देख रहे हैं? छटपटाहट है स्पष्ट शब्दों में, और ये भी बिल्कुल साफ है कि कोई भी अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। भाजपा लगातार जो है उस शक्ति को प्राप्त करना चाहती है जो आजादी से आज तक, यानी पहले चुनाव से आज तक कभी भी आम चुनाव में नहीं जीती गई। एक बार उपचुनाव में पटवाजी जरूर जीते थे छिंदवाड़ा, लेकिन राजनीति में भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। और यदि इस प्रकार की सीढ़ियां और इस प्रकार का यही यदि मान लो चुनाव का पेश रहेगा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में काफी कुछ आगे आने वाले समय में बदलाव होंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। आज ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ मामला आ रहा है, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत मामले आएंगे फिर।
तो फिर ये जो मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र का विद्रूप रूप कर दिया है, तो ये लोकतंत्र का विद्रूप फिर हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबके पास है। सबको मालूम है कि बाहर से आते समय एयरपोर्ट पे क्या क्या चीजें पकड़ी गई थी, तो ये किसको नहीं मालूम। तो इसलिए इन सब चीजों के तरफ जाने की बजाय लोकतंत्र मुद्दों पर चुनाव करने के लिए प्रेरित करता है, इन कामों के लिए प्रेरित नहीं करता। और मुझे जानकारी नहीं है कि किस प्रकार की क्या सीडी है और क्या है, लेकिन इसके बावजूद भी आपत्तिजनक इस टाइप की बातें जो जनमानस को प्रभावित कर सकती होंगी, ऐसी ठीक है, अब आने दीजिए, उसको भी आने दीजिए, लोगों के मन में क्या भाव है। अब वहां अमित शाह जी आज रात में रुकने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी वहां रुकने वाले हैं। इसका दहशत तो थी कि 17 तारीख को जब ये घोषणा करेंगे तो फिर मतदान के समय जो है 2 दिन के अंदर क्या अपन संभाल लेंगे कोई भी, तो ये भनक लग गई। और बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें पत्रकारों के भी नाम आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये निश्चित रूप से इस पर क्या बोला जाए, मैं तो इस मामले में बहुत सीरियसली हो गया हूं कि जिस पर राजनीतिक चर्चा की जाना ही नहीं चाहिए इस प्रकार। और राजनेताओं को तो हम तो इसलिए कि उसका एक पार्ट है ये, लेकिन हम तो ओवरऑल चुनाव की इसीलिए बात कर रहे हैं। मैं आप पर बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मतलब हम भी कभी, क्योंकि इस स्तर पे हमको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रतिष्ठित आपको पता चैनल है, इस मुद्दे पर बोलने की बजाय अपन इस बात पर ज्यादा केंद्रित करेंगे कि जो आदमी 1980 से लगातार खुद परिवार चुनाव जीत रहा है, यदि उन्हें इस बार चुनाव जीतने के लिए सत्ता और ताकत के सामने यदि मान लो इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना पड़ रहा है, तो इससे जीत की क्या कर लोगे, ऐसे जीत के भी क्या कर लोगे आप जी। मेरा कहना यह है इसमें कि आप जनता के इतने कनेक्ट हैं। हम तो कल तक रात तक यही बोल रहे थे कि कमलनाथ जी को हराना जो है भाजपा के लिए बहुत कठिन है, पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद भी वो विश्वास के साथ नहीं कह रहे। आपकी 1-2 सर्वे आए हैं, उसमें भी लोगों ने यही सर्वे में कहा कि कमलनाथ के छिंदवाड़ा को हटाना जीतना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज के बाद ये वातावरण बदल गया और अब जो है वहां थोड़ा इतना आसान हो जाएगा। मुझे लगता है जो कैलाश जी कल कह रहे थे कि काफी बड़े मार्जिन से जीतेंगे, तो मुझे तो इस प्रकार की हरकतों के बाद ये लगने लग गया कि भाई किसको चुनने जा रहे हैं हम, कि जो किस प्रकार का वातावरण समाज में पैदा करना चाह रहा है उसको चुनने जा रहे हैं क्या। तो इसलिए मेरे को लग रहा है बड़ा चेंज होने वाला है इस सारे घटनाक्रम से। तो ब्रजेश जी, चेंज होने वाला हम देख रहे हैं कि पिछली बार जरूर हमने कहा था बीजेपी ने ताकत झोंकी थी, लेकिन आधे अधूरे मन से, कि खबरें आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, शिवराज जी की सभा होने वाली थी, इन टाइम पे कैंसिल होगी। लेकिन अब पहले जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाना और अमित शाह का रोड शो, रात्रि विश्राम, और इसके बाद इस प्रकार की घटना है। क्योंकि इस प्रकार की सीडी और इस प्रकार की जो उपक्रम थे हमने जीतने के, वो हमने देखा था सुंदरलाल पटवा के सामने सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे कमलनाथ, तब भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी। हालांकि तब वो माध्यम दूसरे हुआ करते थे, लेकिन तब भी बिलो द बेल्ट स्तर तक चुनाव पहुंचा नहीं था छिंदवाड़ा का। लेकिन अगर पहुंच रहा है और कमलनाथ के नज़दीकी लोग ये सब करने को मजबूर हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे घबराहट है, बौखलाहट है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर चुनाव जो छिंदवाड़ा का है वो कांटे का मुकाबला हो गया है। कांटे का मुकाबला तो पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार उस तरह से बीजेपी ने मेहनत नहीं की थी। जब बीजेपी को लगा कि वो 35,000 तक की लीड पर पहुंचा सकते हैं, इतना मार्जिन घटा सकते हैं कमलनाथ के सीएम रहते हुए, तो ये सीट जीती जा सकती है। तो इस बार बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई। पिछली बार आप देखिए ना, अमित शाह ने उतना इंटरेस्ट लिया था, मोदी की सभा भी नहीं हुई थी, क्योंकि ये मान के चल रही थी बीजेपी कि हाँ कमलनाथ के गढ़ को छीनना मुश्किल है। अब उसको लगता है कि हाँ, जब हम सिंधिया का गढ़ उससे छीन सकते हैं तो कमलनाथ का गढ़ भी छीन सकते हैं। तो लगातार प्रयासरत हैं। ये पहली मौका नहीं है कि चुनाव के समय वो सक्रिय हो तमाम बड़े नेता, इससे पहले दौरे होते रहे हैं, रणनीति बनती रही है। और जिस तरह से कमलनाथ के समर्थक या कमलनाथ के करीबी यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से कमलनाथ पहला चुनाव इस तरह से लड़ रहे हैं, वो हमेशा देखिए विकास का मॉडल उनने बनाया। कमलनाथ हमेशा कहा कि उनका छिंदवाड़ा मॉडल है, उस पर बात करते रहे। कमलनाथ ने अपना पूरा समय वहाँ पे दिया, चाहे सीएम रहे हों, हर योजना की बात कर लें यहाँ। तो फिर क्या वजह है मनोज जी कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं? फिर क्या वजह है कि इस तरह से कथित तौर पर उनके सहयोगी या उनके करीबी लोग इस तरह की सीडी वायरल करके अपने विरोधी प्रत्याशी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर आप मान चुके हो, आपको लग रहा है कि इस बार आपके हाथ से ये सीट निकलती जा रही है, तभी तो वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपने कहा ना, पटवाजी के दौर में भी नहीं किए। जब हारने की कगार पर पहुंच गए तब कमलनाथ को एहसास था कि वो जीत जाएंगे, तब उनको ये भरोसा नहीं था कि वो हार जाएंगे। लेकिन कमलनाथ भी
महसूस कर चुके हैं कहीं ना कहीं कि जिस तरह से उनके समर्थक छोड़कर जा रहे हैं, उनके करीबी छोड़कर जा रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है कि उनको ये डर सता रहा है कि ये उनका किला जो अभेद किला मानते थे, वो जो उनकी साख दाव पर लगी है, उसको बचाने के लिए वो भावनात्मक मुद्दे ला रहे हों, खुद की चाहे वो कह रहे हैं पूरी जवानी खर्च कर दी है मैंने, क्या क्या नहीं किया, जो एहसान दिखा रहे हों या सिंपैथी कार्ड खेल रहे हों या पूरा परिवार मैदान में उतर रहा है। आप देखिए पूरा परिवार मैदान में उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डर बताता है कि बीजेपी ने जो ताकत लगाई है उसका एहसास है। इसी वजह से वो बाकी तमाम तरीके हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे कि ये कोशिश की जा सके कि हम जीत जाएं, चाहे उसके लिए कहाँ भी जाना पड़े, आपको बिलो द बेल्ट जाना पड़े, तो वही दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से ये संकेत देता है कि कमलनाथ कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और इसी वजह से बीजेपी हमलावर है। और बीजेपी की रणनीति इस बार है कि आप देखिए कि अमित शाह वहाँ डेरा डाले हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय, उनको जो जिम्मेदारी दी जाती, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उनको वो कठिन सीट दी गई हो, वो जीत कर आए, तो रणनीति में महान है, चुनावी रणनीति बनाने में माहिर है, उनको वो जिम्मेदारी दी गई है। तो आप देखिए बीजेपी के जितने भी नाराज लोग थे, चाहे चौधरी चंद्रवंश सिंह की बात कर लें, वो तमाम कैलाश विजयवर्गीय के साथ हैं, और उनको रमेश दुबे हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं। तो आप देखिए जो बीजेपी में एकजुटता आई है, भले ही प्रत्याशी के खिलाफ नाराजगी रही हो इस समय में, लेकिन जो बीजेपी ने रणनीति बनाई उसके हिसाब से वो प्लस दिख रही है, और वहां कमलनाथ अकेले किला लड़ाते दिख रहे हैं। तो शर्मा जी किला लड़ाते दिख रहे हैं, लेकिन जो एक जुगलबंदी हम देखते थे कमलनाथ की बाकी नेताओं के साथ, इस चुनाव में भी वो टूटती दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ और जो पुलिस पहुंचती है, क्योंकि वो धारा ऐसी नहीं थी गंभीर कि जिसमें आपको तत्काल पूछताछ की ज़रूरत पड़े, लेकिन पुलिस का एक दल बल के साथ पहुंचना, उसके एक दिन पहले उनके विधायक के घर छापामारी, 4 घंटे का तलाशी अभियान, उनके कई नज़दीकी लोगों का टूटना, उनके खिलाफ FIR होना, नोट बांटने की शिकायतें, शराब पकड़ना, ये सब में कोई एक मैसेज भी छुपा हुआ देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही है मनोज जी कि ये चुनाव तो ठीक है, अब आ गए 19 तारीख को वोट हो गए, और जिस तरीके की राजनीति कर दी गई है, इस तरीके की राजनीति का बदला जो है जब अमित शाह जी करने लगेंगे तब क्या होगा। और आप ये देखिए कि ये सीट जो है अमित शाह जी ने बहुत पहले गोद में ले ली थी, और उनका कहना ये था कि भाई हम प्रयास करेंगे कि इस बार इस सीट को जीत लिया जाए। मुझे लगता है अनेकों अवसरों में उद्योगपति कमलनाथ जी के लिए उद्योगपति लोगों की बड़ी मदद रहती थी, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो उद्योगों का बड़ा भला होगा, ऐसा सोच करके, और कभी भी ऐसी स्थितियां नहीं बनती थी। अब हम पुरानी बातों में नहीं जाएंगे कि सरकार कैसे बनी वगैरह, इनको छोड़ दें, बिल्कुल इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके जी, कई बार चर्चा कर चुके, लेकिन कई बार मैं ये कहना चाहता हूं अभी कि ये जो रास्ता चुन लिया गया है, इस रास्ते ने ये स्पष्ट कर दिया है कि छिंदवाड़ा जो चुनाव से पहले राजनीतिक अखाड़ा बना था, चुनाव के बाद भी बनेगा, और उस चुनाव के बाद का जो अखाड़ा है उसके अंदर वो सारी पुरानी बातें भी निकलेंगी, नई बातें भी निकलेंगी, नए इतिहास भी रचे जाएंगे। हम खुल के नहीं भी बोल पा रहे हैं, आप और हम दोनों इस बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं जी, हाँ दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं कि आने वाले समय की राजनीति किस प्रकार से होने वाली है। क्योंकि अभी देश में जो राजनीतिक वातावरण दिखाई दे रहा है, उस राजनीतिक वातावरण में जो कटुता दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर के कुछ भाषा बोली जाती है, उत्तर में आकर के कुछ भाषा बोली जाती है, नेता एक्सपोज हो रहे हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर के मामले बन रहे हैं और भ्रष्टाचार के बचाव के लिए मामले बन रहे हैं, इन सारी चीजों में आप एक तरफ मणिपुर की बात करते हैं, संदेश खाली को छोड़ देते हैं, तो यदि आपको पैरेलल सारी बातें ही करना है तो बिल्कुल आप कर लीजिए। तो मनोज जी आने वाले समय में, अच्छा दूसरा आप देख लीजिए कि अकेले कमलनाथ जी को छोड़ दिया गया, कोई भी वहां जाकर के बड़ा नेता राहुल गांधी जी या अन्य कोई नेता या दिग्विजय सिंह जी या फिर कोई बड़ा जिसको कह सकते हैं वो नेता वहां जाकर के वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये तो कहीं भी नहीं संकट है ना, क्योंकि राहुल गांधी केवल शेड्यूल गए, अब दिग्विजय सिंह बड़े नेता वो अपने क्षेत्र में उलझे हुए हैं, बाकियों को कमलनाथ गिनती में लेते नहीं थे, कौन जाएगा कि ना जीतू पटवारी को उन्होंने भाव दिया, ना अरुण यादव को उन्होंने भाव दिया, कांतिलाल भूरिया अपने क्षेत्र में उलझे हुए हैं। अपने कार्यकाल में उनको उभरने ही नहीं दिया गया कि भाई आप नेता बनकर के काम करें। तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में आप किसी नए अध्याय के बारे में विचार करना प्रारंभ कर दीजिए, और मुझे लगता है ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा अध्याय होगा, इसमें कोई शक संशय नहीं है। लेकिन अब यदि इन समग्र रूप से हम मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें, केवल छिंदवाड़ा से बाहर निकल करके भी यदि हम सोचें, तो एक बड़ा चेंज जो है चेंज ओवर किया है। क्योंकि हम हमेशा ये कह रहे थे, लंबे समय से हमारा विचार चल रहा था
कि 5 सीटों पर कांग्रेस टक्कर देने की पोजीशन में है। ये जरूरी है, मुझे लगता है आपके सभी दर्शकों को ये जानकारी में भी आए बात कि 5 सीटों पर कांग्रेस टक्कर देने वाली थी। मंडला प्रधानमंत्री जी के जबलपुर के रोड शो के बाद बदल गया माहौल। जब उन्होंने जाकर के और बालाघाट में सभा की तो छिंदवाड़ा में उसका बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि छिंदवाड़ा के में प्रधानमंत्री जी जाते नहीं थे और वो धीरे से पहुंच गए उन्होंने। यदि झाबुआ के और धार की हम बात करें, पिपरिया में तो विवेक बंटी साहू मंच पे ही थे ना, होशंगाबाद से भी वहां साध लिया उन्होंने। जी जी। और दूसरा आप ये देखिए कि रतलाम और झाबुआ लोकसभा सीट के बारे में ये धारणा थी कि कांतिलाल जी वहां बड़ी टक्कर देंगे, लेकिन उनके बेटे ने ऐन वक्त पर इस्तीफा देकर के ये कह दिया कि मैं प्रदेश में काम नहीं कर सकता, पिताजी के लिए काम करूंगा। इसका मतलब ये हो गया पिताजी कमजोर है। आप दिग्विजय सिंह जी की तरफ नजर डाल लीजिए। दिग्विजय सिंह जी प्रभावशाली हैं, लोगों के ऊपर उनके राजगढ़ क्षेत्र में एहसान है, लेकिन जब उन्होंने एक लाइन बोली कि भाई मैं तो 400 से ज्यादा कैंडिडेट लड़वाऊंगा ताकि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका चुनाव जीतने की मंशा नहीं है। उन्हें बैलेट पेपर के और ईवीएम के बारे में जो उनका एक राजनीतिक स्टैंड है, उस स्टैंड को कहीं कहीं वो जो है। एक और दिलचस्प बात भी शर्मा जी कि यही दावा इनके पहले भूपेश बघेल ने किया था, जो राजनांदगांव गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी अपील की थी, लेकिन वहां से केवल 23 लोगों ने पर्चा भरा, मैं भूपेश बघेल और बीजेपी मिलाकर। यही मैं कह रहा हूं, जनता क्यों पड़ेगी इस पचड़े में? जनता को मालूम है ना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती तो चुनाव आयोग अभी तक कुछ विचार कर लेता, सुप्रीम कोर्ट कोई विचार कर लेता, अन्य लोग विचार कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ हो। केवल अब आपके सामने एक सीट बचती है जिसके बारे में आपको मंथन करना पड़ेगा, वो है मुरैना। हमने कल भी मनोज जी संकेतात्मक बातचीत में ये कही थी, किसी अन्य संदर्भ में आप क्या नहीं कहे, अन्य चैनल पर कही थी कि आखिर वो कौन से कारण है भाजपा को ये मंथन करना चाहिए कि दुनिया भर की भीड़ तो हम ले रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को रोज जो है हम एक न्यू ज्वाइनिंग कमेटी बना करके दुनिया भर के लोगों को हम ले रहे हैं, लेकिन जो सिकरवार परिवार है जिसने जनता दल को समझ लीजिए समाजवादी पक्ष को छोड़ करके और भाजपा ज्वाइन की, उनके साथी ने जो है डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की, जनता दल मतलब समाजवादी पक्ष छोड़ करके, आप उस परिवार के जीतने वाले लोगों को आप जो है मना नहीं पा रहे हैं। आपका जो ग्वालियर, लेकिन उसमें है ना, नीटू सिकरवार को बीजेपी ने मौका दिया, विधायक बने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे भाई सतीश सिकरवार को लड़ा दीजिए, वो चुनाव हार जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आप देखिए वो 2 बार से जो है ग्वालियर पूर्व से जीत रहे हैं। उन्होंने माया सिंह जी जैसे दिग्गज नेता को हराया है, मेयर की सीट आपकी छीन ली। अब क्या आज के संदर्भ में जब आप कांग्रेस के मेयर ले रहे हो तो आप भाजपा के पुराने परिवार को अपने साथ जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ग्वालियर चंबल अंचल में, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो मुझे लगता है और आप भी मुझे लगता है सहमत होंगे कि शायद अगर सतीश सिकरवार चुनाव हार जाते तो अब तक शोभा सिकरवार, सतीश सिकरवार, नीटू सिकरवार भाजपा परिवार का हिस्सा होते हैं। लेकिन राजनीतिक मजबूरी की, महापौर को तो आप ला सकते हो, लेकिन विधायक पति कैसे लाओगे? ये एक नया ड्रामा देखते हैं हम, जो बालाघाट में देख रहे हैं कि कंकर मुजारे ने कह दिया अनुभव मुंजारे से कि 2 अलग विचारधाराओं की लड़ाई, तुम घर छोड़। मनोज जी हम ये भी तो देख रहे हैं कि कमलेश शाह को जब लेके आ रहे हैं तब इस्तीफा दिला करके दोबारा चुनाव नहीं लड़वा रहे हो क्या आप? ये आप ग्वालियर में भी कर सकते थे। तो और संभावना थी पूरे तौर पर जीतने की, सतीश सिकरवार जी के जीतने की संभावना थी। उपचुनाव जीत करके आए तो एक कार्यक्रम में कहीं मुझे मिल गए थे, मैंने उनको कहते हुए सुना, ये भाजपा के एक मंत्री के सिंधिया को लेके जो उनके बयान थे बीच में, तो उसे लग ही रहा था कि वो किसी भी समय आ सकते हैं। अब लेकिन पता नहीं अंदर खाने क्या हुआ। वही बात है कि आप जो है समन्वय नहीं बना पा रहे हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि 5 सीटों पर, हालांकि अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के प्रयास किए, भाजपा अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार के प्रयास किए, तो मुझे लगता है इस बार कमलनाथ जी ने ये बड़ी चूक कर दी और इस चूक के माध्यम से वो 28 की जगह 29 करवाने पे तुल ही गए। अब ऐसा लगता है मेरे को। माने योगदान बीजेपी का जितना उतना कमलनाथ का भी रहेगा, ये कैसे कमल खिलाने का योगदान। तो ब्रजेश जी, क्या इसके जो नतीजे आएंगे, अब ये तो 4 जून को पता लगेगा कि बीजेपी सीट पे कब्जा कर लेती, गवाती, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में इसका गहरा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार जाते हैं और नकुल नाथ भी, तो एक नया पीढ़ी परिवर्तन जो कांग्रेस ने जिस उम्मीद से किया है शायद वो पूरा होता दिखेगा, या नई चुनौतियों से, नए संकट से जूझना होगा कांग्रेस को। देखिए मनोज जी, कांग्रेस मुझे लगता नहीं है कि कहीं से लड़ती हुई दिख रही हो, एकजुटता नहीं दिख रही है। आप देखिए कमलनाथ के नामांकन दाखिल कराते हैं नकुल नाथ का, तो कौन रहते हैं उसमें? क्या प्रदेश नेतृत्व रहता है? नहीं रहता। उमंग सिंगार रहते हैं, उमंग सिंगार रहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं।
आप देखिए कि दिग्विजय सिंह अपने यहाँ फंसे हुए हैं, सब जो बड़े नेता हैं सबकी साख दाव पर लगी। पीढ़ी परिवर्तन तो पहले ही कर दिया कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में आप देखिए युवा अध्यक्ष को लेकिन जो दखल है अदृश्य आते हैं ना कांग्रेस में, एक अभी तो कहीं ना कहीं ये दिग्गजों की एक जो छाया है उससे उबर नहीं पा रहा है ये नेतृत्व, या वो सोच रहा है कि बड़े नेता हैं इनकी छत्र छाया में ही काम करना पाएंगे। जो एक आभा मंडल बना हुआ है, मुझे लगता है इस चुनाव के बाद जो शर्मा जी भी संकेत कर रहे हैं, एक आभा मंडल भी खत्म हो जाएगा और एक पीढ़ी परिवर्तन, तो जिस तरह से बदलाव का दौर चल रहा है कांग्रेस में भी, यदि जो संकेत मिल रहे हैं वैसे परिणाम आए तो निश्चित तौर पे आप देखिए कमलनाथ भी हाशिए पे चले जाएंगे। अभी हाशिए पे तो कर ही दिया है, जिस तरह से बीच में एक एपिसोड हुआ, इसके बाद आप देखिए कांग्रेस आला कमान ने उतनी तवज्जो नहीं दी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे आते हैं, कमलनाथ कहाँ नजर आते हैं आपको? कमलनाथ मध्य प्रदेश से में जब बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिग्विजय सिंह करते हैं आपके अपने न्याय पत्र पर, तब कमलनाथ नदारद रहते हैं, बड़े कार्यक्रमों से गायब रहते हैं या उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, ये पार्टी का अंदर का मामला। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, लेकिन जिस कदर के नेता आमंत्रण तो दिया होगा, ये बात हो रहा है कि वो नहीं आए हैं। तो आप सोचिए कि पूंछ परख जिस तरह से चयन हुआ प्रदेश अध्यक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का, तो वो दखल नहीं रहा ना। कमलनाथ जी किनारे पहले ही कर दिए गए। दिग्विजय सिंह जी की जो बारी है, इतना बड़ा राजनीतिक वातावरण बना दिया कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, झंडे बदल दिए, एक्स के ऊपर से अपना जो है स्टेटस बदल दिया, उनके समर्थकों ने बदल दिया, रामचंद्र जी भगवान के बारे में बातचीत करना प्रारंभ कर दी। आप देखिए रोहन गुप्ता ने जब भाजपा ज्वाइन करी तो उन्होंने बड़ा साफ कहा कि साहब हम तो बड़े शर्मिंदगी महसूस करते थे कि राम मंदिर में स्थापना हो रही है और हम लोग दरवाजा बंद करके बैठे हैं, और बोले आस पास के सारे परिवार के लोग ये कह रहे थे कि भाई भगवान राम के मामले में देखो ये कांग्रेसी हैं या मुसलमान हैं जो दरवाजा बंद करके बैठे। मुसलमानों ने भी दरवाजा बंद नहीं किया, उन्होंने भी बड़ा सम्मान किया, बड़े बहादुरी से सामने आए, और मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा उदाहरण था। लेकिन अभी तो एक नया दृश्य हमने देखा था ना इसी ईद पर कि जो राम मंदिर का मुख्य पुजारी हैं वो जो वादी रहे अंसारी परिवार, उनके घर गए उन्होंने मिला। तो ये समन्वय और भाईचारा का उदाहरण देने वाले, अब ये क्या स्थिति थी कि भाजपा के दरवाजे पर जाके बैठ गए, इतने बड़े सीनियर नेता इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? उसके बाद ये कहें कि जिसको जाना चाहिए वहां जाए, ये दूसरी बड़ी गलती समझ लीजिए। और तीसरी बड़ी गलती एक चुनाव के एन वक्त पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का वातावरण निर्मित कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपने पुराना घर जो है चुनाव के बाद तो फिर आप आ ही सकते थे, उसमें कौन ने रोक रखा था? वो तो चुनाव में केवल ये था कि भाई के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा हुआ सिख दंगों का, और कथित रूप से हमें नहीं मालूम कि उसके बारे में ये शामिल है नहीं है, लेकिन एक आरोप तो आपके ऊपर लगता ही है। तो उसका प्रभाव भाजपा में अगेंस्ट पड़ रहा था पंजाब हरियाणा और दिल्ली में, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली में, तो उसके कारण इनको रोक दिया गया, अन्यथा तो ये तो चले ही गए थे। तो ये इसके बाद आप जनता के बीच में ये संदेश चलाई गया कि ये सीट जब कमलनाथ भाजपा में ही जा रहे हैं तो भाजपा को ये सीट देने में क्या बुराई जी। तो और ये जो वातावरण बना दिया मनोज जी, ये वातावरण बड़ा घातक उनके लिए होने वाला है। और अब वो कहते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जो समर्थक आ रहे हैं उनके, वो यही तो कहकर आ रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर जो निर्णय लिया था कांग्रेस आला कमान ने, उसकी वजह से जितने भी आए हैं, मतलब कांग्रेस से चाहे सुरेश पचौरी से लेके आज तो आपने भी मध्य प्रदेश के बड़े समाचार पत्रों में राहुल गांधी जी का वो स्टेटमेंट सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आजादी हमने संघ विचारधारा के उपनिवेश बनाने के लिए थोड़ी करी थी। तो आप समझिए कि आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये तो आपको नहीं लगता है जो एक हमने प्रसिद्ध कविता आपने अपने दर्शकों ने भी सुनी माणिक वर्मा की कि आजादी किसने दिलाई, माणिक लाल और मैंने, उसी टाइप से माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है, हाँ जी ब्रजेश। और इसका फायदा लेकिन अब कांग्रेस को मिल नहीं रहा है, क्योंकि आजादी दिलाने वाले तो चले गए, लेकिन अब कांग्रेस उसी आधार पर कि हम आंदोलन से उपजे हुए हैं, आंदोलन हम करते रहेंगे, आंदोलन करते नहीं दिखते हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, आंदोलन से उपजे तो आम आदमी पार्टी भी थी, आंदोलन से उपजे वालों की हालत क्या हो रही है ये तो समझ में ही आ रहा है ना। दोनों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही एक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है। अच्छा, वो जिनसे लड़के बनी थी आम आदमी पार्टी, उन्हीं के पाले में जाकर बैठ गई तो उनकी और छवि खराब हो गई। भाई दोनों का एक ही विचार है। 2014 में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सरकार से चले गए। अभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और जेल में जा रहे हैं। आप देख लीजिए, जिस खेल को लेकर के आम आदमी वालों ने राजनीति करना शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाइन में मामले को निपटा दिया। बिल्कुल, और अभी राहत मिलती दिख रही नहीं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी।
तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की लड़ाई 6 मार्च का खेल तो शुरू हो गया है, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी, रोड शो, रात्रि विश्राम, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए वो एक संकट तो पैदा करने ही वाला। लेकिन क्या कांग्रेस ने ये जो पूरा जाल है वो खुद अपने लिए बुन लिया है? क्योंकि जिस प्रकार से आया गई की बेला चली कि कमलनाथ नकुलनाथ जाने वाले, तो जिस प्रकार से सीडीओ की बात हो रही है, फर्जी एसएमएस की बात हो रही है, एमएमएस की बात हो रही है, शराब को लेकर छापेमारी हो रही है, यानी दोनों ही दल पूरी ताकत झोंके हैं। अब इसमें जो वोटर है वो चुपचाप उस पूरे खेल को देख रहा है। अब वो वोटर क्या उसके मन में है और क्या वो ईवीएम में करता है, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इतना तो तय है कि छिंदवाड़ा की लड़ाई हो दिलचस्प हो गई है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।